हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ EMI, जहाँ पे मैं जीनल आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे इस शो में हम आपकी रियल एस्टेट के फाइनेंस रिलेटेड हर क्वेरीज को सॉल्व करते हैं और इस बार हमारे बीच जो एक्सपर्ट मौजूद है उन्हें आप पहले मिल चुके हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर गोपाल कृष्णधर। हाय जीनल। हाय, ही इज़ अ डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ FVI मनी। वेलकम गोपाल। थैंक यू जीनल। इनफैक्ट वेलकम बैक। कैसा लग रहा है आप फिर से हमारे शो में आए हो? आई एम फीलिंग ग्लैड। ओके, अच्छा तो शुरू करें हम आज के सवाल से। श्योर। ओके, सो होम लोन से रिलेटेड ही मेरा पहला क्वेश्चन है कि कई बार हम होम लोन ले लेते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज दैट वी हैव एक्स्ट्रा मनी, तो हम प्री पेमेंट कर लेते हैं, एक साथ लमसम कुछ अमाउंट दे देते हैं। तो व्हाट आर दैट ऑप्शंस अवेलेबल? बैंक्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ। एज अ कस्टमर अगर आप लोन लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरा लोन लंबे समय तक चले। हर आदमी ये चाहता है कि जल्द से जल्द किस तरह से मैं कर्ज मुक्त हो जाऊँ। राइट। तो इसलिए बैंक आजकल आपको एक बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो कुछ पैसा पे कर सकते हैं, जिसको हम पार्ट पेमेंट कहते हैं, या तो फिर आप अपने लोन को बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं, जिसको फोरक्लोजर कहते हैं। फोरक्लोजर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप टेन्योर से पहले ही उसको क्लोज कर रही है। राइट। तो आजकल हर एक बैंक के पास ये प्रोडक्ट है कि आप बिना कुछ चार्ज दिए आप अपने लोन को प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट या तो फिर फोरक्लोज कर सकते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना। राइट। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में ग्रो ही करता है। Sorry to disturb you, but I would like to know the meaning of these two terms, prepayment and foreclosure. Okay, so let me explain you. Foreclosure, as I said, if you are closing your loan before the term of the loan, this is called as foreclosure. Okay. You took a 20 years loan. मतलब 15 साल में ही मैंने सारा पैसा अगर चुका दिया। Correct. तो it is आपने called 20 साल का foreclosure. लोन लिया, 15 साल में क्लोज कर दिया, फोरक्लोजर। Okay. पार्ट पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कहीं लमसम, जैसे आजकल जितने भी लोग काम करते हैं साल में एक बार उनका अप्रेजल होता है। राइट। या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो कभी कभी मुझे अच्छा डील मिल जाता है जिससे मुझे एक लमसम पैसा आता है। Okay. मैं सोचता हूं कि इस पैसे का कहां इस्तेमाल करूं। कुछ पार्ट आप पहले से पे करते हैं। एग्जैक्टली। Okay. तो आप चाहते हैं कि मैं इंटरेस्ट ज्यादा नहीं भरूं। Right. मैं इस अमाउंट को सीधे बैंक में जाके जमा कर दूं ताकि मेरा जो लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट कम हो जाए। Right. तो तो इसको हम प्री पेमेंट बोलते हैं। तो जब आप प्री पेमेंट करते हैं और अपने EMI को सेम रखते हैं जैसे प्री पेमेंट से पहले था, तो आप अपना लोन का टेन्योर ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं। ओके। तो ये ऑप्शन बैंक ने आपको दे रखा है। और सबसे अहम बात तो ये है कि आजकल आपको प्री पेमेंट या फोरक्लोजर पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो कोई चार्ज नहीं लगने के कारण आप जब भी चाहें बैंक को जाके पैसा दे सकते हैं। बट आपको जो इंटरेस्ट उन्होंने पहले काउंट किया था वो इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है, या फिर अगर मैं पहले दे रही हूँ तो मुझे इंटरेस्ट में भी थोड़ा? फैंटास्टिक क्वेश्चन जीनल। ये हर एक व्यक्ति के मतलब जहन में ये क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी अमाउंट जब आप बैंक में सीधे पेमेंट करते हैं वो अमाउंट सीधे आपके प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होता है। अगर आपने 20 लाख का लोन लिया और आज आपका आउटस्टैंडिंग लोन 19 लाख का बचा है, आप अगर 5 लाख रुपए जाके बैंक में पे कर देते हैं तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन 19 से सीधे 14 हो जाएगा। उसमें आपका इंटरेस्ट एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, इंटरेस्ट तो आपको उतना ही पे करना है। 20 साल का है तो 20 साल का ही? नहीं। आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर आपका आउटस्टैंडिंग पहले 19 था, हाँ. आपका EMI जो जा रहा था वो 20 लाख के हिसाब से आपने 20 साल के लिए बांध रखा था, which we are paying regularly every Right. month. Now what is happening that when your 19 lakh outstanding is left and you are making a prepayment of 5 lakh rupees, your outstanding principal will become 14 lakh. Okay. So your principal amount is reduced. जब आपका principal amount ही reduced हो जाता है तो ultimately आपका interest भी कम हो जाएगा। Okay. तो आप 20 साल या 19 साल जो आपका टर्म रह गया है, आपको उतने साल देने की जरूरत ही नहीं है। आपका लोन ऐसे भी जाके 10 साल या 12 साल में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर जितना हो सके 1 या 2 EMI अगर आप हर साल एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये एक्स्ट्रा 2 EMI आपके लोन टेन्योर को 3 से 4 साल कम करने में मददगार हो सकता है। तो देयरफॉर इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप पैसा बचाकर 2 EMI एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू सेव more than 48-60 EMIs for the last 5 years tenure. I think उस टाइम पे वो बहुत वैल्यू करेगा जिस टाइम पे आपका लोन क्लोजर होगा। Obviously. Yes. Thank you so much, Gopal. My next question is, what should I do to change my EMI? अगर after some time I realize कि मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा भर सकती हूँ monthly basis पे, if I get increment or something, so can I change it? Okay.
देखिए, आपको अगर अपना ईएमआई चेंज करना है तो ईएमआई चेंज आप किस कंडीशन में करेंगी, राइट? ऑब्वियसली आपका सैलरी बढ़ गया है, राइट? आपको कहीं से विंडफॉल गेन आया है, तभी आप अपना ईएमआई को चेंज करेंगे, राइट? अगर आप ईएमआई चेंज नहीं भी करते हैं तो मैंने आपने जैसे पहले ही सवाल पूछा कि फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट कर सकते हैं, तो उस पैसे को आप देके आप अपना ईएमआई का टेन्योर ऐसे भी कर सकते हैं। बट दैट इज फोरक्लोजर तो तब आएगा जब मेरे पास लंप सम में बहुत अमाउंट आए। बट अगर सिर्फ लाइक फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी 10,000 ही बढ़ा है तो आई वुड ऑब्वियसली वांट कि मेरा 5,000 ईएमआई में चला जाए, तो वो मैं चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादातर बैंक आपसे एक ईसीएस मैंडेट साइन करवाती हैं। ईसीएस मैंडेट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक डेट में आपके अकाउंट से इतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा और इस होम लोन के लिए चला जाएगा, राइट? तो अगर आपको अपना ईएमआई को बढ़ाना है तो आपको एक फ्रेश ईसीएस मैंडेट जिस बैंक से आपने होम लोन लिया हुआ है वहां पे साइन करना पड़ेगा, अपना अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो नेक्स्ट अमाउंट होगा, जो नेक्स्ट ईएमआई होगा, वो एडिशनल अमाउंट के तौर पे डिडक्ट होगा। तो आपका जितना ईएमआई आपने एक्स्ट्रा पे किया वो सीधे आपके प्रिंसिपल में एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपका लोन ऐसे भी जल्दी क्लोज हो जाएगा। ओके, सो दूसरे शब्दों में अगर इसी चीज को रखा जाए तो अगर आपका सैलरी बढ़ जाता है और अगर आप अपना ईएमआई को बढ़ाना चाहती हैं तो आप अपना ईएमआई को बढ़ा सकते हैं। ईएमआई बढ़ाएंगे तो आपका लोन टेन्योर ऐसे भी कम हो जाएगा। ओके, एंड आई थिंक हम बहुत पॉजिटिव साइड पे चले गए। व्हाट इफ मेरा कोई सडन एक्सपेंस आ जाए और मुझे ईएमआई कम करवाना हो तो? देखिए, आमतौर पे अगर आपने ईएमआई एक फैक्टर पे कंसिडर किया है तो वो ईएमआई फिक्स्ड ही रहता है, वो हार्डली चेंज होता है। लेकिन कभी कभी यहाँ परिस्थितियों के कारण मेरा ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कम हो जाता है, राइट? मैं ईएमआई बाउंस करने लगता हूं, तो इससे बेटर है कि मैं ईएमआई बाउंस ना करके बैंक को मेरे फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्रोच करूं कि देखिए मेरा इनकम जो है कम हो गया है, तो कैन यू प्लीज रिकंसीडर माय ईएमआई। सो अगर दे विल रिकंसीडरिंग द ईएमआई तो जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर फिर से बैंक आपकी एलिजिबिलिटी और आपके एज के हिसाब से उस ईएमआई को बांट देगी और आपका टेन्योर कम हो सकता है। और इस प्रोसीजर में क्या कोई चार्जेस इनकर्ड होते हैं? यस, इस प्रोसीजर में आपको आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ परसेंटेज प्रोसेसिंग फी के तौर पे देना होता है, जो कि 0.5, 0.25, 5,000 रुपए, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। कभी कभी बैंक स्कीम्स भी चलाती हैं जिसमें ये 0 प्रोसेसिंग फी के में भी हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह यही दुआ करूंगा कि आप जब करें ये सब चीज तो उस टाइम 0 प्रोसेसिंग फी हो, आपके लिए अच्छा होगा। ओके, एंड ईएमआई घटाने या बढ़ाने दोनों के लिए चार्जेस आपने बोला, या फिर सिर्फ घटाने के लिए चार्जेस, बढ़ाने के लिए नो चार्जेस? ओके, तो आपने जो सवाल किया कि क्या बढ़ाने में और घटाने में दोनों में ही मुझे कुछ चार्ज लग जाएगा? तो देखिए, कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज नो लंच कॉल्ड एज फ्री लंच, राइट? तो बैंक को भी कहीं ना कहीं अदर चार्जेस में उनका कुछ इनकम जनरेट करना होता है, तो आमतौर पे बैंक दोनों ही केस में थोड़े बहुत फीस जो है वो चार्ज करती है। कभी कभी अगर जैसे कि मैंने कहा कि उनके स्कीम्स चलते हैं और स्कीम्स के दौरान अगर आप अप्रोच करते हैं तो ही जाके वो कहीं 0 होगा, अदरवाइज आपको थोड़े बहुत चार्जेस तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे पे करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर आल्सो। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड विद होम लोन ईएमआई? मैं जनरली मेरे सीए फ्रेंड्स और उनसे सुनती रहती हूँ कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ये लोन पे ये बेनिफिट मिलेगा, एंड आई जनरली गो ब्लाइंड अबाउट इट। सो व्हाट आर दिस टैक्स बेनिफिट्स ऑन होम लोन? So you are not the only person who is confused in regards to it. So there are a lot of people who have the same kind of question. And what are the tax benefit that I will be getting if I will be availing a home loan, right? Yes. So see, there are different sections under which a customer or a person can take advantage of home loan, right? So basically क्या है कि as a customer अगर आप होम लोन पे करते हैं तो होम लोन के 2 सेक्शन होते हैं, राइट? EMIs के 2 सेक्शन होते हैं, एक को हम प्रिंसिपल कहते हैं और दूसरे को हम इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल के ही एक कंपोनेंट बनाता है जिसको हम ईएमआई कहते हैं। एक साल में इन इंडिया वी कैलकुलेट फाइनेंशियल ईयर एट 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंतर्गत आपने जितने भी ईएमआई भरे हैं, जो कि 12 ईएमआई होता है, उस 12 ईएमआई में जितने भी आपने प्रिंसिपल भरे हुए हैं उन प्रिंसिपल को हम जोड़ देंगे। अगर प्रिंसिपल आपका 1 लाख के अंदर होता है तो ये जो बेनिफिट है वो सेक्शन 80C में चला जाएगा।
Okay. सेक्शन 80C में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेक्शन 80C आते हैं, जैसे जीवन बीमा का प्रीमियम हो गया, बच्चों का ट्यूशन फीस हो गया। So I think सारी जरूरियातों की चीजें सेक्शन 80C में आती होंगी। नहीं, 80C में आप साल में 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। Okay. बेसिकली हम 1 लाख ही पकड़ते हैं क्योंकि 20,000 किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेड है। तो जो आप 1 लाख रुपए भरते हैं, 1 लाख में क्या क्या आता है आपका, मतलब अगर बच्चों का ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो बच्चों का ट्यूशन फी हो गया, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा, ELSS होगा जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप कुल मिला के 1 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। ओके। अगर आप होम लोन भर रहे हैं तो होम लोन का प्रिंसिपल भी इसी सेक्शन में आ जाता है। Okay. तो अगर आपका टोटल होम लोन का प्रिंसिपल 1 लाख रुपए के अंदर हुआ तो आपका 80C में वो बेनिफिट देगा। तो अगर आप 10 लाख रुपए का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 80C के अंतर्गत 1 लाख रुपए कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख से आपका इनकम टैक्स 10 लाख पे नहीं बल्कि 9 लाख पे कैलकुलेट होगा। तो ये जो है आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया होम लोन का प्रिंसिपल का। ये बेनिफिट नंबर 1 है जी। अगर हम बेनिफिट नंबर 2 की बात करें तो आप EMI में इंटरेस्ट भी भरते हैं। जितना इंटरेस्ट आप साल में भरते हैं वो सभी इंटरेस्ट को हम जोड़ देते हैं। वो इंटरेस्ट अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक का होता है। तो 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आपको सेक्शन 24 में बेनिफिट देगा। तो इसका मतलब अगर आप साल में 1 लाख रुपए प्रिंसिपल और 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में भर रहे हैं तो आपको सीधे सीधे आपके इनकम के ऊपर 2.5 लाख का रिबेट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपका इनकम टैक्स हो गया कम, तो आपको हो गई अच्छी खासी बचत। अच्छा, अगर किसी इंसान के पास ऑलरेडी कोई ही ऑलरेडी ओन्स अ प्रॉपर्टी और वो दूसरी प्रॉपर्टी लेता है जिसके ऊपर वो होम लोन लेता है, तो क्या उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे? फैंटास्टिक क्वेश्चन। एक मिनट, आप कुछ आगे बोले, उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानते हैं कि क्या आपको दूसरी प्रॉपर्टी पे भी टैक्स बेनिफिट मिल सकता है या नहीं। वेलकम बैक टू EMI, जहाँ पे आप मिस्टर गोपाल हमें बताने वाले हैं कि अगर कोई इंसान ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो उसे दूसरी प्रॉपर्टी पे क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। गोपाल। ओके, सो मैंने पहले भी कहा था कि इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति सेकंड होम की चाह रखता है। yes. और काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेकंड होम खरीदते हैं। yes. तो क्या सेकंड होम के ऊपर अगर आप कोई EMI भर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख का है 80C के अंतर्गत जो आता है वो तो ऐसे भी किसी आम आदमी का कवर हो ही जाता है। right. रही बात इंटरेस्ट की, अगर आपका दूसरा प्रॉपर्टी में आप EMI लेते हैं उसमें जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हैं हाँ. तो उस इंटरेस्ट पे कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख तक का छूट मिलता है। डोंट यू थिंक अगर किसी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ज्यादा जरूरत होती है तो उसको ज्यादा छूट मिलना चाहिए, ना ही कि सेकंड प्रॉपर्टी वालों को ज्यादा मिलना चाहिए? दिस इज द इनकम टैक्स प्रोविजन जीनल, Yeah. सो वी कांट डिफाई दैट रूल। थिंकिंग से कुछ नहीं होता। देयर आर सम पीपल हु आर सिटिंग इन द गवर्नमेंट एंड दे मेक रूल्स। तो कुछ तो समझ के उन्होंने ये रूल बनाया होगा, तो ये रूल्स है। वी नीड टू अबाइड बाय दैट। वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड एंड वी हैव टू। ओके, सो आई थिंक वी शुड गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर को-एप्लीकेंट इन अ होम लोन, सो क्या उन दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि को-एप्लीकेंट क्या होता है। राइट, को-एप्लीकेंट वो है जिसमें आप अगर होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हो गए जिनका इनकम ऐड हो रहा है, जिसके बेसिस पे आपको होम लोन मिलेगा, और उसके साथ साथ एक दूसरा व्यक्ति, आप 1, 2, 3 को-एप्लीकेंट भी एक प्रॉपर्टी के अंतर्गत ले सकते हैं। राइट, तो को-एप्लीकेंट अगर आप ऐड करते हैं तो को-एप्लीकेंट 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बैंक्स आजकल को-एप्लीकेंट मैंडेटरी करती हैं, भले ही उनका कोई इनकम हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम मैरिड, माई वाइफ इज a housewife, okay, I am taking and the loan is given basis on my income, but my wife is a housewife, but I need to make her a co-applicant because the bank demands so. Okay. In that case, if you see, EMI कौन भर रहा है? EMI मैं भर रहा हूँ। तो टैक्स बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? मुझे ही मिलेगा। मेरी वाइफ को कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाइफ का इनकम और हस्बैंड का इनकम, दोनों का इनकम जोड़ के EMI निकाला जाता है। तो उस केस में वाइफ भी भर रही है, EMI का कंट्रीब्यूट कर रही है, और हस्बैंड भी EMI पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसीलिए दोनों को ही टैक्स बेनिफिट मिलता है, और उस रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
another question is, can one get tax benefit for pre-EMI interest? सबसे पहले तो pre-EMI interest. Right. Okay. So let me first of all explain a little what is a pre-EMI, right? तो देखिए कभी कभी मैक्सिमम आजकल क्या है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी कोई फिट आउट स्टेज में है, तो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्लिंथ लेवल तक काम हुआ है जिसमें 20 माला बनाना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द बिल्डिंग टू गेट कंस्ट्रक्टेड, राइट? बट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो द बिल्डर विल डिमांड मनी, बिकॉज अगर बिल्डर मनी डिमांड नहीं करेगा तो बिल्डर अपना बिल्डिंग कैसे बनाएगा? तो बिल्डर जब डिमांड करता है तो ऑब्वियसली एज अ कस्टमर यू टेक लोन, राइट? So the bank start disbursing some amount of loan in favor of the builder, right? So when they are disbursing that amount in favor of the builder, they are asking for that money in chunks. छोटे अमाउंट में वो लोग मांग रहे हैं, right? तो ये जो छोटा अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर बैंक वाले EMI नहीं लेते। चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर बैंक वाले EMI नहीं लेते unless and until आपका पूरा अमाउंट डिसबर्स नहीं हो जाता। Okay. तो अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है और मान लीजिए आपको 6 इंस्टॉलमेंट में बिल्डर को पे करना है, तो 3,66,666 रुपए बैंक रिलीज करता जाएगा बिल्डर के फेवर में। तब तक आपको कुछ पे नहीं करना है, तब तक आपको प्रिंसिपल पे नहीं करना है, लेकिन ये 3,66,666 जो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, उसके ऊपर आपको बैंक को इंटरेस्ट देना है। ओके वो जो इंटरेस्ट EMI शुरू होने से पहले आप बैंक को पे करते हैं, उसको हम प्री EMI कहते हैं। ओके, सो वंस एक बार आपका पूरा पैसा आ जाता है, उसके बाद अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंटरेस्ट काउंटिंग, या फिर वो पहले का जो इंटरेस्ट भरा है वो माइनस हो जाता है, वो डिडक्ट हो जाता है? नहीं, आपका जैसे जैसे अमाउंट डिसबर्स हो रहा है आप उस पर इंटरेस्ट दे रही है, राइट? लेकिन प्रिंसिपल अभी तक इंटैक्ट है। हाँ। तो मान लीजिए आपका 6 इंस्टॉलमेंट आपने बिल्डर को पूरा दे दिया, यानी बिल्डर को आपने 20 लाख दे दिया। अब बिल्डर उसी 20 लाख के ऊपर, जो 20 लाख बिल्डर को मिल गया उसका अमाउंट हो गया, लेकिन बैंक ने अब पूरा 20 लाख रुपए रिलीज कर लिया है। हाँ। तो बैंक पूरे 20 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके। तो आपका EMI जब आप पूरा 6 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करेंगी बिल्डर को देने वाला, तब जाके बैंक अपना EMI स्टार्ट करेगा। तो जब तक बैंक पूरा EMI स्टार्ट नहीं करता है और आप पार्ट ऑफ द मनी यू आर पेइंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्री EMI इंटरेस्ट। ओके, राइट? एंड सो फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न कि कैन एनीबडी गेट अ टैक्स बेनिफिट ऑन द प्री EMI इंटरेस्ट, तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपका प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रहा है तब तक आपको इस प्री EMI पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस साल आपको आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया, उस साल से लेके अगले 5 साल तक जितना आपने प्री EMI पे किया है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर साल आप उतना अमाउंट प्री EMI टैक्स के तौर पे एडवांटेज ले सकती हैं। ओके। तो अगर मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए प्री EMI भरा है, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30,000, तो अगले 5 साल तक आप एडिशनल 30,000 करके प्री EMI का इंटरेस्ट का लाभ ले सकती हैं। And again, this is a very very good provision. Yeah, and I think this is a very useful information. हमारे सब ऑडियंस को इस information को ध्यान में रखना चाहिए, because कभी कभार we just skip out of few information and we lose out the money for no reason. Exactly. Yeah. Okay. So I think we should go to the next question. The next question is, अगर मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन में घर मेरा लिया है एंड मैं प्री EMI नहीं भर रही हूँ, मैं कम्प्लीटली EMI स्टार्टिंग से ही भर रही हूँ, तो क्या मुझे सेक्शन 80C के अंडर जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे? गुड क्वेश्चन अगेन जीनल। सो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखिए क्या है कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में EMI भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं भरना और इतना लंबा लोन नहीं चलाना। काफी कम लोग ही होते हैं जो इस टाइप का ऑप्शन को चूज करते हैं, और वो बंदे होते हैं जिनका पॉकेट थोड़ा डीप होता है, दे कैन स्टार्ट देयर EMI फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट? तो अगर आप पहले से ही EMI ऑप्शन लेते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे आपको एक फायदा ये जरूर होगा कि आपका प्रिंसिपल रिडक्शन फटाफट होगा, जल्दी जल्दी होगा, जिससे आप अपना लोन को प्रीपे कर सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप इस तरह देखें कि इसमें क्या टैक्स बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, टैक्स बेनिफिट तब तक नहीं मिलता जब तक कि आपका कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इस केस में आपका कंस्ट्रक्शन अभी 2-3 साल होना बाकी है, तो आपने जितना भी EMI बैंक्स को इस दौरान भरा है, दे आर ऑल नॉट फॉलिंग इनटू द टैक्स ब्रैकेट या टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। सो देयरफॉर यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ टैक्स बेनिफिट अगर आप प्री EMI पीरियड में पूरा EMI भरती हैं। So I suppose pre-EMI is any time much better option to go for.
You can say so, Yeah. but you have to think it from a different perspective as well. Yeah. If somebody wants to close his loan faster, and for him it is better. For those people who does not have that kind of regular income or that does not have EMI to serve right now, they will choose pre-EMI option. राइट। गोपाल, आई थिंक आज हमने टैक्स बेनिफिट के ऊपर सारे एरियाज कवर कर लिए। वन लास्ट क्वेश्चन, क्या विमेन के लिए टैक्स बेनिफिट के लिए अलग से कुछ क्लॉजेस है या फिर इट फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एज मैन? सी विमेन के लिए ऐसे भी काफी सारे टैक्स बेनिफिट हैं जो उनके लिए एक्सक्लूसिव हैं, राइट? बट इफ यू सी इट इन एंगल वेर इन वी आर कवरिंग होम लोन, तो होम लोन के केस में इंटरेस्ट के तौर पे उनके लिए कोई खास बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट नहीं है। बट द थिंग इज दैट नाउ इट इज लॉट ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप विथ स्कीम्स विच आर बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ लेडी कस्टमर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अभी LIC का एक स्कीम था जो कि अभी उन्होंने बंद किया है, जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी के अंतर्गत उन्होंने लेडी कस्टमर के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम रखा था। ओके। सिमिलरली अभी SBI का भी चल रहा है। SBI का जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आम कस्टमर के लिए 10.15% है, बट लेडी कस्टमर के लिए 10.10% है। तो उनको वहां पे 5 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट है। DHFL ने आज के दिन में ही एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें लेडी कस्टमर के लिए 25 बेसिस पॉइंट का छूट है, राइट? तो लेडी कस्टमर, एज अ लेडी कस्टमर, टाइम एंड अगेन कभी कभी बैंक स्पेशल ऑफर्स बैंक्स लेके आती हैं ताकि वो लेडी को भी एनकरेज कर सके कि आप भी घर खरीदिए, अपने नाम पे घर खरीदिए और टैक्स बेनिफिट भी लीजिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंटरेस्ट रेट का भी जो है वो थोड़ा आनंद लीजिए। तो आई बिलीव दैट फॉर ऑल द लेडी कस्टमर हु आर इन फैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज अ प्रॉपर्टी, द टाइम इज वेरी वेरी गुड बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज लेसर फॉर यू एंड यू कैन टेक बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इंटरेस्ट रेट रेजिम। ओके, सो आपने बोला तो एक काम करती हूँ, मैं फटाफट जाके 2-3 प्रॉपर्टीज बुक करती हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये शो। आपका कोई भी सजेशन, क्वेरी या फीडबैक आप हमें स्क्रीन पर दी गई जानकारी पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। See you next week.